हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देव धाकर श्री राम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है 29 जून से करंट का सेशन प्रारंभ हो चुका है। उसी करंट के सेशन में आज हम एक नई कड़ी उसके अंदर ऐड करेंगे। आइए आज के करंट के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों इन मोटिवेशनल कोट्स के साथ। जब टूटने लगे हौसलों तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी साथियों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। यानी कि साथियों, आपको अगर कोई जगा सकता है तो वो आप खुद है साथियों। अगर आपको कोई सही मार्ग पर ला सकता है तो वो आप खुद है साथियों। अगर अपने अंदर उम्मीद है साथियों, अगर अपने अंदर एक जज्बा है, एक जिद्दीपन है, तो दोस्तों कितनी भी परिस्थितियां विकट क्यों ना हो, आपको नहीं हरा सकती। तो साथियों, इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ चलिए साथियों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से हाल ही में रीलॉन्च किया है? आपको बताना है गूगल ने हाल ही में दोस्तों गूगल प्लस जो इनकी एक हाल ही में ऐप है उसको किस नाम से रीलॉन्च किया है? बताइए जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर क्या होगा? गूगल ए, गूगल ट्रू, गूगल करंट्स या गूगल सेफ? सही आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, मेरे कुछ साथी हैं जो सही आंसर दे रहे हैं इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गूगल करंट। साथियों, गूगल करंट जो है गूगल प्लस को इस गूगल करंट के नाम से हाल ही में रीलॉन्च किया गया। इसमें होगा क्या दोस्तों, जो यूजर्स को अपने कलिंग से कनेक्ट करने के लिए और डॉक्यूमेंट आपस में दोस्तों साझा करने के लिए, डॉक्यूमेंट आपस में भेजने के लिए एक प्रकार का गूगल करंट्स के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों किसने ये लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आइए जानते हैं अन्य जानकारियों के संदर्भ में। तो देखिए इस प्रकार से इसने दोस्तों, ये आपके सामने गूगल करंट्स है। इस प्रकार से इसने हाल ही में अपनी एक नई ऐप गूगल प्लस के अलावा वापस उसको पुनः रीलॉन्च किया है दोस्तों गूगल करंट के नाम से। साथियों, गूगल के अगर मैं सीईओ की बात करूं तो वर्तमान में सीईओ आपके सामने है जिनका नाम क्या है? सुंदर पिचाई। क्या नाम है साथियों? सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के क्या है? सीईओ है। अब आप मुझे बताइए गूगल की स्थापना कब हुई? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दे दोस्तों, गूगल की स्थापना कब हुई? दोस्तों गूगल की मैं अगर स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई 4 सितंबर 1998, 1998 में गूगल की स्थापना की हुई। दोस्तों लेरी पेज एवं ब्रिन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय की अगर बात करो साथियों, आप मुझे बताइए गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका कैलिफोर्निया के अंदर। कहाँ है? कैलिफोर्निया। ध्यान रखिएगा, गूगल का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता है तो वो कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया के अंदर है। अब आप मुझे बताइए साथियों, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा, गूगल की वर्तमान में पेरेंट कंपनी कौन सी है? गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम बताना है आपको। तो साथियों गूगल की पेरेंट कंपनी, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें एवं अपने साथियों को लाइव लेकर आइए। जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताएं। दोस्तों इसका नाम है अल्फाबेट। क्या नाम है दोस्तों? अल्फाबेट। यह है गूगल की पेरेंट कंपनी। याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों ये बात करी हमने गूगल के बारे में। अच्छा, कैलिफोर्निया कहाँ है? तो अमेरिका के अंदर है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं साथियों तो यहीं पर एक क्वेश्चन और जो मुख्य रूप से पूछा जा सकता है, आपने कंपनी का नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट। एक नियुक्ति हुई है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। साथियों माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? जल्दी से जल्दी आंसर दे। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हाल ही में ईडी किसे बनाया गया? कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? तो सही आंसर होगा दोस्तों नवतेज बल। सही आंसर क्या होगा?
नवतेज बल, इन्हें हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पहले क्वेश्चन के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी अपने साथियों के साथ यह लिंक शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है? आपको बताना है साथियों, दलाई लामा की आत्मकथा हाल ही में लिखी गई है, उस किसने लिखी है उस लेखक का आपको नाम बताना है। करणपुरी, तेंजिंग गे टेथांग, दिनकर पटेल, ली फांगफांग। क्या सही आंसर होगा साथियों? जल्दी से जल्दी, बिल्कुल मेरे कुछ साथी जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताए दोस्तों। टीना धाकर, मनीष, ओम प्रकाश, दशरथ, जल्दी से जल्दी सही आंसर बताएं, इसका क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है तेंजिंग गे टेथांग। आपको बता दूं, यह जो नाम दिखाई दे रहा है ये बुद्ध आध्यात्मिक गुरु है एवं तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं। साथियों 23 साल की उम्र में तिब्बत से कहां आ गए थे? ये मुख्य रूप से भारत आ गए थे और दोस्तों तिब्बत को स्वतंत्र देश की मांग इन्होंने उठाई थी। दलाई लामा की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इनका मूल नाम जो है वो है तेंजिंग ग्यात्सो। दोस्तों इनका नाम तेंजिंग ग्यात्सो मूल नाम है। साथियों हाल ही में इनकी अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, हाल ही में इनकी एक आत्मकथा इनके द्वारा, इनका जो करीबी है तेंजिंग के द्वारा लिखी गई। उस आत्मकथा की अगर मैं बात करूं साथियों, तो उस आत्मकथा का नाम है हिज होलीनेस। क्या नाम है साथियों? हिज होलीनेस। पूरे नाम की अगर मैं बात करूं, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलेक्ट्रेटिव बायोग्राफी पूरा नाम है, लेकिन अपने को याद रखना है हिज होलीनेस। क्या याद रखना है? हिज होलीनेस। तो दोस्तों वर्तमान में अगर दलाई लामा की बात करूं तो ये देखिए, दलाई लामा कौन है पहले तो मैं आपको बता दूं। इनकी चित्र देखिए, ये आपने नाम इनका कई बार बौद्ध भिक्षु के नाम पे या फिर बौद्ध आध्यात्मिक गुरु के नाम पे नाम सुना होगा। तो दोस्तों दलाई लामा की बात करूं तो ये वर्तमान में धर्मशाला कहाँ है साथियों? धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर निवासरत है। साथ ही साथ अगर बात करूं दोस्तों आध्यात्मिकता, शांति और अन्य क्षेत्र में इनको 1989 के अंदर दोस्तों पीस का नोबेल प्राइज दिया गया। यानी कि इनको कौन सा नोबेल प्राइज दिया है साथियों? शांति का नोबेल दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है दलाई लामा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया? शांति के क्षेत्र में। कब दिया गया? 1989 में दिया गया। ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है। साथियों ये थी जानकारी दूसरे क्वेश्चन को लेकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार ने हाल ही में कितने जिलों को नक्सल प्रभावित इलाकों की सूची से हटा दिया है? आपको बताना है कि उड़ीसा के कितने जिलों को हाल ही में नक्सलवादी एरिया से मुक्त घोषित किया है। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर उस योजना से बाहर कर दिया है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? 5 जिले, 11 जिले, 6 जिले या 4 जिले? उड़ीसा के अंदर नक्सलवाद क्या होता है आज उसको भी समझेंगे साथियों। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं साथियों। बिल्कुल इसका सही आंसर है 5। दोस्तों उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ये सभी नक्सलवादी एरिया क्षेत्र के रूप में मुख्य रूप से जाने जाते हैं। आइए जानते हैं 5 जिले कौन कौन से हैं जिनको हाल ही में नक्सलवादी क्षेत्र से यानी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर किया है। दोस्तों उड़ीसा के 5 जिले नाम सुना होगा आपने। आइए देखते हैं कौन कौन से 5 जिले हैं। देखिए ये जो 5 जिले मैंने लिखे हैं, कौन कौन से 5 जिले हैं? देखिए पहला है संभलपुर, दूसरा है अंगुल, देवगढ़, उसके बाद नयागढ़ और मौत। ये जो 5 जिले हैं हाल ही में नक्सलवाद प्रभावित इलाके से मुक्त कर दिए हैं। दोस्तों क्या होता है नक्सलवाद उसके बारे में आज हम जानेंगे। साथियों ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड वाला जो क्षेत्र है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र में, सुकमा क्षेत्र में नक्सल या माओवादियों और
मुख्य रूप से सैनिकों के बीच झड़प होती है और कई नक्सलवादी मारे जाते हैं, कई बार सैनिक भी मारे जाते हैं। तो होता क्या है नक्सलवाद, आइए हम उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, इस उड़ीसा के 5 जिले हाल ही में इसे मुक्त घोषित किए हैं। दोस्तों यहीं से अगर मैं बात करूं, 2018 की बात है, 2018 में उड़ीसा के 6 जिलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर किया गया। यानी कि हाल ही में उड़ीसा के टोटल अगर बात करें 2018 और 2020, 11 जिले जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। चाहिए दोस्तों जानते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता क्या है उसके संदर्भ में। नक्सल प्रभावित क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र की अगर मैं बात करूं साथियों, तो देखिए नक्सलवाद क्या होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। नक्सलवाद, इसको कई बार दोस्तों आपको ये नाम भी मिलेगा, माओवादी भी कहा जाता है इनको। आज हम समझेंगे नक्सलवाद क्या होता है, माओवाद क्या होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं 1960, तो 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है नक्सलबाड़ी। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, नक्सलबाड़ी। यहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं उन्होंने दोस्तों मुख्य रूप से सरकार, वे लोग जो सरकार के प्रशासनिक तंत्र से घबरा गए हैं दोस्तों और किसी न किसी प्रकार से सरकार के विरोध में चले गए हैं। नेता वगैरह जो अधिक पूंजीपति है उनके खिलाफ ये इन्होंने विद्रोह कर रखा है, आम जनता को ये परेशान नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1960 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से हुई थी। उसके बाद दोस्तों इसी के अंदर जुड़ते गए और ऐसा एक ग्रुप बन गया जिसको हम नक्सलवाद कहते हैं या माओवादी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नक्सलवाद या माओवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि साम्यवादी विचारधारा के समर्थक जो थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है, यानी कि किसी प्रजातंत्र मुख्य रूप से प्रशासनिक तंत्र से घबरा कर उन्होंने ये कदम उठा लिया है। और दोस्तों अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कई बार सरकार कहती है कि यह क्षेत्र नक्सलवाद मुक्त हो गया है, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए बात करते हैं अन्य चर्चाओं को लेकर। तो चर्चा में आया है ओडिशा। कौन सा राज्य है, ओडिशा। उड़ीसा की मैंने बात बताई थी, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर बात करूं तो दोस्तों नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उड़ीसा को लेकर अभी हमने कल परसों के क्लास के अंदर ही हमने चर्चाएं की थी साथियों। उड़ीसा के बारे में क्या चीज से डिस्कस किया था, मैंने कहा था दोस्तों कि जितनी भी सरकारी भूमि है उसको संरक्षण, उनको बचाने के लिए दोस्तों उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, यानी कि दोस्तों जियोवेव प्रारंभ किया। साथ ही साथ में उड़ीसा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, उड़ीसा में ही एक योजना चल रही है, उस योजना के बारे में आपको ध्यान रखना है, कालिया योजना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कालिया योजना का संबंध किस राज्य से है तो आपको बताना है उड़ीसा से। साथ ही साथ दोस्तों कल परसों के सेशन के अंदर हमने बात करी थी बलराम योजना, याद आया होगा आपको, भूमिहीन किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर चल रही है बलराम योजना। साथ ही साथ में अगर बात करूं, यहीं पर चल रही है दोस्तों खुशी योजना। कौन सी योजना चल रही है, खुशी योजना। साथ ही साथ उड़ीसा की अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो यहीं पर एक और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। कौन सी है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, याद रखिएगा। इस प्रकार से उड़ीसा में प्रमुख योजनाएं चल रही है। और उड़ीसा की बात आई है तो मैंने आपको कहा था दोस्तों यहीं पर स्थित है सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन से राज्य के अंदर है दोस्तों, उड़ीसा के अंदर है। साथ ही साथ में उड़ीसा की अगर बात करूं तो दोस्तों यहां पर स्थित है लेगुन झील, जिसका नाम क्या है, चिल्का, जो भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील मानी जाती है। ओडिशा में ही पाया जाता है ओलिव टर्टल। क्या पाया जाता है दोस्तों, ओलिव रिडले टर्टल, समुद्री कछुआ पाया जाता है, जिसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो एक यहाँ पर स्थित है एक छोटा सा द्वीप, उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है दोस्तों, व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया है, आपको उसका आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी सही आंसर बताएं। बिल्कुल, कृष्णा धाकड़, टीना, जल्दी से जल्दी है, हेमंत, सही आंसर बताइए। क्या होगा सही आंसर, हेमराज, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। व्हीलर द्वीप की अगर मैं बात करूं, इसका नाम बदलकर, बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर बता रहे हैं, क्या कर दिया है, एपीजे
अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है साथियों। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस द्वीप का कर दिया है? व्हीलर द्वीप का कर दिया है। मैंने आपको कहा था दोस्तों, यहीं पर मयूरभंज, क्योंझर, केंदुजार आदि प्रमुख खाने स्थित है साथियों। आइए, ये थी जानकारी उड़ीसा को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बीसीसीआई ने अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? आपको बताना है बीसीसीआई के सीईओ कौन थे जिनका हाल ही में इस्तीफा मंजूर किया। यानी इन्होंने इस्तीफा कब से ही दे दिया था, लेकिन दोस्तों उनका इस्तीफा जो है हाल ही में मंजूर किया। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दें। बीसीसीआई के बारे में तो सभी जानते हैं, बिल्कुल बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर है दोस्तों राहुल जोहरी। दोस्तों भारतीय क्रिकेट क्लब जो है, जिसको हम बीसीसीआई के नाम से जानते हैं, इसके जो सीईओ थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे राहुल जोहरी। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और हाल ही में इनका इस्तीफा मंजूर किया है, इसलिए ये चर्चा में है। ध्यान रखिएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है साथियों, बताइए बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। बीसीसीआई की स्थापना साथियों, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। चलिए बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो आप मुझे बताइए वर्तमान में बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में बताइए, कौन है साथियों बीसीसीआई के अध्यक्ष? बिल्कुल, बीसीसीआई के अध्यक्ष है दोस्तों सौरव गांगुली। ये तो आप सभी को पता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरव गांगुली, लेकिन आप मुझे बताइए सौरव गांगुली बीसीसीआई के कौन से नंबर के अध्यक्ष है? बताइए, देखिए जल्दी से जल्दी क्या होगा इसका आंसर। ये बीसीसीआई के 39वें दोस्तों अध्यक्ष है, याद रखिएगा। और इन्हीं की एक पुस्तक है, काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। कौन सी पुस्तक है वो देखिए, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। नॉट इनफ दोस्तों, ये इनकी पुस्तक है जो काफी चर्चा में रही थी। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो दोस्तों ये बात करी हमने सौरव गांगुली के बारे में और राहुल जोहरी के बारे में। आइए और चर्चाएं करते हैं अन्य ऑप्शनों को लेकर। उससे पहले देखिएगा, ये है आपके सामने राहुल जोहरी। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शन के बारे में, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था जिसका नाम था दोस्तों शशांक मनोहर। शशांक मनोहर को तो आप सभी को याद होगा ही साथियों। इन्होंने हाल ही में किससे इस्तीफा दिया था? आईसीसी के पद से। किससे इस्तीफा दिया साथियों? आईसीसी के पद से इस्तीफा दिया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देखिएगा, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देखिएगा, साथ ही साथ अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जय शाह, ये कौन है दोस्तों? ये बीसीसीआई के क्या है? सचिव है। बिल्कुल, गृह मंत्री के सुपुत्र है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, उनके पुत्र है। वर्तमान में बीसीसीआई में क्या है? सचिव है साथियों। साथ ही साथ दोस्तों राहुल द्रविड़ का नाम दिखाई दे रहा होगा। इनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों। नेशनल क्रिकेट अकेडमी का अध्यक्ष 2019 के अंदर इनको बनाया गया है, ध्यान रखिए। और बीसीसीआई का बता ही दिया मैंने, ध्यान रखें इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, हाल ही में क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, एशिया कप। हाल ही में एशिया कप को क्या कर दिया है दोस्तों? स्थगित कर दिया है। अब एशिया कप होगा जून 2021 में। आपको मुझे बताना है कि एशिया कप इस बार कहां होने वाला था? बिल्कुल, एशिया कप दोस्तों इस बार कहां होने वाला था? पाकिस्तान में होने वाला था। लेकिन दोस्तों 2021 में कहां होगा? तो ये ध्यान रखें, वो कहां होगा साथियों? श्रीलंका। कोरोना महामारी के कारण हाल ही में एशिया कप को क्या कर दिया है दोस्तों? स्थगित कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में देश का सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे दिया गया है? आपको बताना है श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे दिया है साथियों। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, कुछ मेरे साथी सही आंसर बता रहे हैं। कालू पुलिस स्टेशन, नादौन पुलिस स्टेशन, अबरदीन पुलिस स्टेशन या अंबिकापुर। क्या सही आंसर होगा इसका दोस्तों? चलिए आइए जानते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है
नादौन पुलिस स्टेशन। दोस्तों नादौन पुलिस स्टेशन कहाँ है? ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपको बता दूं नादौन पुलिस स्टेशन कहाँ है साथियों? वो है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में इनको उत्कृष्टता पुलिस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। यानी कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो नादौन पुलिस स्टेशन है। कौन से राज्य का है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का है, क्योंकि पिछली बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों। साथ ही साथ यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, अबरदीन पुलिस स्टेशन। ये कहां स्थित है साथियों? ये है आपका अंडमान निकोबार के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर है। इसको दोस्तों इसे 2019 का श्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों कालू पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा है। ये कहां है? राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर है और राजस्थान के अंदर स्थित है, और इसको 2018 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए जानते हैं नादौन पुलिस स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों ये है आपके सामने नादौन पुलिस स्टेशन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को लेकर अभी कुछ समय पहले ही हमने एक सेशन के अंदर इसके बारे में चर्चाएं की थी, लेकिन आइए और जानते हैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में। तो देखिए ये है आपके सामने हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ का एक जिला है जिसको हम कहते हैं कांगड़ा। कौन सा जिला है दोस्तों? कांगड़ा। और दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर एक नदी है, जिस नदी का नाम क्या है? व्यास नदी। और इसी व्यास नदी पर दोस्तों आप सभी को पता होगा 2 बांध बने हुए हैं। 2 बांध कौन कौन से हैं? पोंग बांध और पंडोह बांध। कौन कौन से 2 बांध है दोस्तों? पोंग बांध और पंडोह बांध। कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर है दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, आपने एक परियोजना का नाम सुना होगा, भाखड़ा नागल परियोजना। दोस्तों भाखड़ा और नागल 2 अलग अलग बांध है। भाखड़ा बांध जो है वो कहां स्थित है? दोस्तों आप सभी ने सुना होगा, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और नांगल बांध है वो रोपड़, पंजाब के अंदर है। साथियों हिमाचल प्रदेश की बात आई है, हिमाचल प्रदेश को लेकर हमने कुछ चीजें अभी कुछ समय पहले ही बात करी थी। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वृद्धों के लिए पंचवटी योजना किस राज्य में चलाई गई, तो पंचवटी योजना का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? वो है हिमाचल प्रदेश से। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को पता होगा हाल ही में 100% एलपीजी, दोस्तों कुछ समय पहले ही हमने बात करी थी, 100% एलपीजी यानी कि 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है? हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का नाम है निगाह प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है साथियों? निगाह प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों मैंने कल परसों के सेशन में ही आपको बताया था, यहाँ मनाया जाता है फगली और लोसर पर्व। कौन सा पर्व मनाया जाता है? फगली और लोसर। अब आप मुझे बताइए हिमाचल प्रदेश की दोस्तों विंटर कैपिटल कौन सी है और समर कैपिटल कौन सी है? एक तो आपको बताना है साथियों समर कैपिटल, और एक आपको बताना है विंटर कैपिटल। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा? समर और विंटर। स से स याद रखना है, तो दोस्तों वो कौन सी है? शिमला। कौन सी है? शिमला। और यहां अगर मैं बात करूं, अभी हमने पढ़ा है धर्मशाला। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, तो समर कैपिटल तो है शिमला और विंटर कैपिटल कौन सी है? वो है धर्मशाला। तो ये थी जानकारी हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आप सभी को पता होगा, कौन है दोस्तों? बिल्कुल जयराम ठाकुर। यहाँ के गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। आइए साथियों एक ट्रिक के माध्यम से इसके बारे में अन्य जानकारी ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ की अगर मैं राज्यसभा सीटों की बात करूं, लोकसभा सीटों की बात करूं और विधानसभा सीटों की बात करूं, तो एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। कैसे समझते हैं दोस्तों? राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 4
3 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 6, और दोस्तों अगर 4 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 8। यानी कि यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है 68, लोकसभा राज्यसभा सीटों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने आपको कहा था ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो साथियों ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों के बारे में आपको। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है साथियों तो एक बार लाइक करके बताइए कि सेशन आपको बेहद बेहतरीन लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में मंगोलियन कंजूर चर्चा में रहा। आपको बताना है मंगोलियन कंजूर जो बहुत महत्वपूर्ण रहा था दोस्तों, अभी कुछ समय पहले काफी चर्चा में रहा था मंगोलियन कंजूर। ये क्यों चर्चा में रहा था, ये क्या है आपको बताना है। बौद्ध ग्रंथ है, एक सैन्य मिसाइल है, मंगोलियन बीमारी है या लड़ाकू जेट है? बताइए जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बौद्ध ग्रंथ। आपको बता दूं दोस्तों, अभी आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन, आप सभी को पता होगा आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन दोस्तों हमने एक दिवस मनाया था। कौन सा? धम्म चक्र दिवस। कौन सा दिवस मनाया? धम्म चक्र दिवस मनाया। साथियों इसी दिन हमने जो दिवस मनाया वो बौद्धिज्म का दूसरा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। उसी दिन दोस्तों भारत और मंगोलिया, यानी कि भारत के जो संस्कृति मंत्री हैं, उन्होंने मंगोलिया को सरकार को देखिए इस प्रकार से एक बौद्ध ग्रंथ भेंट किया है जो लगभग 108 अध्याय का है। ग्रंथ क्या कह सकते हैं समझिएगा इसके बारे में। यानी कि दोस्तों आपको एक लैंग्वेज दिखाई दे रही होगी ये दोस्तों, यानी कि मंगोलिया जो देश है वो भी एक बौद्धिज्म देश है, यानी कि वहां पे बुद्ध निवास करते हैं। साथियों तो वहां क्या हुआ, प्राचीनतम जो यह जो मंगोलियन कंजूर पांडुलिपि है उसका हाल ही में भारत सरकार द्वारा उसको ट्रांसलेट करके उनको 108 जो अध्याय है वो भेंट किए। यानी जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों हाल ही में किसको भेंट किए, ये धम्मचक्र दिवस के दिन मंगोलियन सरकार को। संस्कृति मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल, उनके द्वारा भेंट किए गए। साथियों यह मनाया गया था 4 जुलाई को। कब मनाया था? 4 जुलाई को मनाया था। तो दोस्तों ये क्या चीज है दोस्तों, आपको बता दूं, भारत ने मंगोलिया सरकार की धार्मिकता को देखते हुए हाल ही में इस प्रकार का कदम उठाया। इसको कहा जाता है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। यानी कि दोस्तों भारत की मंगोलिया के साथ जो संबंध है उसको और अधिक मधुर करने के लिए इस प्रकार का कार्य किया गया। यानी क्यों किया दोस्तों, आप सभी को पता होगा हाल ही में भारत के साथ जो गलवान घाटी, साथ ही साथ भूटान अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सीमा विवाद। तो दोस्तों भारत को चीन पहले कई तरह से घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने अब क्या किया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ मिलकर साथियों चीन को घेरने की कोशिश की है। ये होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी। आइए जानते हैं इसके संदर्भ में और तो देखते हैं मंगोलिया कहां स्थित है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, समझिए ये दिखाई दे रहा है मंगोलिया। मंगोलिया की अगर बात करें, आपको ये दिख रहा है चाइना, चाइना के जस्ट ऊपर क्या है, मंगोलिया। तो मंगोलिया के साथ भारत ने संबंध क्या किए, मधुर किए हैं, और पहले से ही मधुर है, ध्यान रखिएगा। ऊपर रशिया दिखाई दे रहा है, यानी रूस और चाइना के बीच में स्थित यह लैंड लोकेटेड क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं मंगोलिया। और मंगोलिया की राजधानी की अगर मैं बात करूं साथियों, इसकी राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, उलान बटोर। और यहीं पर स्थित है दोस्तों एक शीत मरुस्थल, उसका नाम है गोबी का मरुस्थल। कौन सा साथियों, गोबी का मरुस्थल। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है। उलान बटोर किसकी राजधानी है, मंगोलिया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ का एक वीर योद्धा जिसका नाम सुना होगा, चंगेज खां। क्या नाम था, चंगेज खां। और चंगेज खां का संबंध भी किससे है दोस्तों, मंगोलिया से है। तो दोस्तों ये भारत की विदेश नीति के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा और मुख्य रूप से बढ़िया कदम माना जा सकता है। तो पांडुलिपियां जो क्या होती है, जो हाथ से लिखी जाती है, लगभग 75 साल पुरानी जो होती है उसको हम पांडुलिपियां कहते हैं। तो भारत ने मंगोलिया को बौद्ध ग्रंथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके उसको भेंट करने का सुझाव दिया है। और यह कार्य कब किया गया, हाल ही में 4 जुलाई को धम्मचक्र दिवस के दिन किया गया। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। भारत और यूरोपीय संघ जिसको हम ईयू कहते हैं,
के मध्य इसी माह कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? आपको बताना है दोस्तों, भारत और ईयू के बीच में जो शिखर बैठक होने वाली है, कौन से नंबर की शिखर बैठक होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। दशरथ मेनारिया, बिल्कुल। लोकेश, सही से जल्दी से। देव मेनारिया, जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताएं, क्या होगा इसका सही आंसर? हाँ, चलिए लक्ष्मण, जल्दी से जल्दी बताओ। इसका सही आंसर है 15। दोस्तों, यहां पर एक बात दिखाई दे रही होगी, ईयू, जिसको हम कहते हैं यूरोपीय यूनियन, यानी इसको हम कहते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ और भारत के बीच में यह जो 15वीं बैठक है दोस्तों, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यानी कि वर्चुअल रूप से आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, 2017 में यह जो बैठक हुई थी वो भारत के नई दिल्ली के अंदर हुई थी। कहां हुई थी साथियों? नई दिल्ली में हुई थी। आइए बात करते हैं ईयू के बारे में और चर्चाएं करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में अन्य जानकारियों को लेकर। तो देखिएगा, भारत ये दिखाई दे रहा है ईयू, और ईयू की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जिसको हम कहते हैं ईयू, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके अंदर सदस्य देश कितने हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। स्थापना कब हुई? जल्दी से जल्दी इसका मुख्यालय कमेंट बॉक्स में टाइप कर साथियों, कहाँ स्थित है ईयू का मुख्यालय? ईयू शब्द चर्चा में आया था 1993 के अंदर। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है वो स्थित है ब्रुसेल्स के अंदर। ब्रुसेल्स कहाँ है साथियों? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, यानी कि ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम के अंदर। पहले इसके अंदर 28 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन आप सभी को पता होगा साथियों, हमने एक बात करी थी ब्रेग्जिट को लेकर। क्या बात करी थी? ब्रेग्जिट, यानी ब्रिटेन इससे क्या हो गया है? बाहर हो गया है। यानी अब इसके अंदर सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? वो है 27 है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन्हीं 27 देशों की जो मुद्रा है, उस मुद्रा का नाम है यूरो। मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो है, ये ध्यान रखिए। तो बैठक कौन सी होगी? 15 जुलाई को होगी। ये कब होगी दोस्तों? 15 जुलाई को वर्चुअली रूप से होगी। और कौन से नंबर की है? 15वीं है। ध्यान रखिएगा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच में होगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों, एक नाम आपने सुना होगा, अपेक। अपेक के बारे में हमने बात करी थी। अपेक के अंदर 2021 में जो बैठक होने वाली थी उसको रद्द कर दिया है। आप मुझे बताइए वह बैठक कहां होने वाली थी? एशिया प्रशांत इकोनॉमिक को लेकर जो बैठक 2021 में होने वाली थी वो कहां होने वाली थी साथियों? न्यूजीलैंड के अंदर, जिसको हाल ही में कोरोना महामारी के कारण क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया है साथियों। तो याद रखिए, अपेक के बारे में हमने कल परसों के सेशन में ही बात करी थी, एशिया प्रशांत पैसिफिक के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की? दोस्तों, क्या होता है ई लोक अदालत? आज हम उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है आपका, देखिए, छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ है? आपको मुझे वो बताना है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? जल्दी से जल्दी बताइए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है बिलासपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बिलासपुर। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जिनका नाम है दोस्तों रामचंद्र मेनन, रामचंद्रन मेनन, इनके द्वारा हाल ही में इस ई लोक अदालत की शुरुआत की। इसमें क्या होगा दोस्तों? वकील है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली रूप में, और जो प्रतिभागी है वो भी इसके अंदर मुख्य रूप से वर्चुअली रूप से भाग लेंगे। और हाल ही में इसकी शुरुआत जो की वो बिलासपुर से की। और दोस्तों, किसने इसका उद्घाटन किया? रामचंद्र मेनन, जो क्या है? वो बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है साथियों। तो दोस्तों, ई लोक अदालत को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही आंसर क्या है इसका? छत्तीसगढ़। ध्यान रखें इसके बारे में। आइए दोस्तों, बात करते हैं इसी के संदर्भ में अन्य चीजों के बारे में। देखिए, ये है आपके सामने रामचंद्र मेनन, इनके द्वारा हाल ही में इस लोक अदालत का शुभारंभ किया।
आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ को लेकर और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के बारे में पहला क्वेश्चन बनता है, भारत का 100% कचरा निपटान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत का 100% कचरा निपटान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बारे में ही दोस्तों अभी हमने एक योजना को लेकर बात करी थी और उस योजना का नाम था पशुधन न्याय योजना। याद आया कुछ दोस्तों? पशुधन न्याय योजना हाल ही में किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो वो भी सही आंसर क्या होगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ होगा। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं साथियों तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो क्या है देखिएगा। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होगा, यहीं पर प्रारंभ की गई दोस्तों एक योजना है स्पंदन योजना। कौन सी योजना प्रारंभ हुई? यहाँ पर स्पंदन योजना शुभारंभ की गई। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों उड़ीसा इसी के बारे में, तो यहाँ पर एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगी? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है साथियों, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहां से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है भारत। दोस्तों आप सभी को बता दूं 2018 के अंदर भारत में बाघों की गणना की गई। सबसे पहले 2006 में बाघों की गणना हुई थी, उस समय भारत में मात्र 1400 बाघ थे। 2018 में बाघ की गणना हुई, उस समय भारत के अंदर बाघों की संख्या 1967 बाघ थे। कितने बाघ थे दोस्तों? 1967। लेकिन साथियों अगर मैं यहां से बात करूं तो उसमें क्या विशेष था कि उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नॉमिनेट किया। तो दोस्तों ध्यान रखिए 1,21,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1,21,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बाघों की गणना की गई। तो यह जो गणना है विश्व की सबसे बड़ी बाघ गणना मानी गई है। साथ ही साथ इसके अंदर अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर लगभग 26,760 स्थानों पर कैमरे लगाए गए और कैमरा बाघों को ट्रैप किया गया। साथ ही साथ दोस्तों लगभग 3.5 करोड़ फोटो साझा किए गए दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों ये सबसे बड़ा बाघ सर्वे माना गया, इसलिए यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसको किसमें सम्मिलित किया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन दोस्तों उसके द्वारा यह सर्वे करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। आइए और बात करते हैं इसी के बारे में। आप मुझे बताइए भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या, कल भी किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था सर भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में? बताइए जल्दी से जल्दी भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा बाघ है वो है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर भारत में सबसे ज्यादा बाघ है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है मध्य प्रदेश दोस्तों दूसरे नंबर पर है यहां पर कर्नाटक। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो वो है आपका उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं हम। एक और चीज अगर यहां से क्या पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे सर मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है और उसके अलावा 524 है वो कर्नाटक के अंदर है, 444 है, 442 है वो उत्तराखंड के अंदर है। दोस्तों आप मुझे बताइएगा विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे इसी महीने में मनाया जाता है। आपको सही आंसर बताना है साथियों। तो दोस्तों वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वो भी क्या है दोस्तों? बाघ है, जिसको हम कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। क्या कहते हैं साथियों? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था
1972 में। कब दिया दोस्तों? 1972 में। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं दोस्तों। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो साथियों, अप्रैल 1973 में भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ और वर्तमान में लगभग 51 बाघ परियोजनाएं चल रही है। कितनी चल रही है दोस्तों? 51 बाघ परियोजनाएं चल रही है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, भारत ने बाघों की संख्या दुगुना करने का जो लक्ष्य रखा था वो 2022 रखा था। यानी भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि दुगुनी करनी, तो वो लक्ष्य कब तक का रखा था? 2022 का। लेकिन उस लक्ष्य को हमने 2 वर्ष पहले यानी 4 वर्ष पहले ही अचीव कर लिया और 2018 में ही यह लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया। ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या भारत पहला देश है जिसने बाघों की संख्या को दुगुना सर्वप्रथम किया है? नहीं साथियों, इससे पहले नेपाल जो है उसने बाघों की संख्या डबल कर ली है। तो ध्यान रखिएगा। एक चीज और बता दूं, विश्व के लगभग 60% जो बाघ पाए जाते हैं वो भारत के अंदर है। विश्व के कितने परसेंट बाघ भारत के अंदर है? 60% बाघ है, वो कहां स्थित है? भारत के अंदर है। आइए नेक्स्ट की अगर बात करूं, देखते हैं। देखिएगा, इस प्रकार से यह सर्टिफिकेट दिया गया वर्ल्ड बुक ऑफ यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से। ध्यान रखिएगा इस सर्वे के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला 10वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया? राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष, तो सही आंसर है दोस्तों जनार्दन सिंह गहलोत। जनार्दन सिंह गहलोत दोस्तों 1981 से इस पद पर काबिज है। ध्यान रखिएगा, ये भारत के मुख्य रूप से कबड्डी के प्लेयर है। इनको हाल ही में पुनः नियुक्त किया गया है राजस्थान ओलंपिक संघ के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में। साथ ही साथ दोस्तों कुछ अन्य चीजें आपको दिखाई दे रही होगी, उनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है अरुण कुमार सारस्वत, इनको सचिव के रूप में यानी कि राजस्थान ओलंपिक संघ का हाल ही में क्या चुना गया है? सचिव चुना गया है। साथ ही साथ दोस्तों अध्यक्ष किसे चुना है? जनार्दन सिंह को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अनिल चौधरी। दोस्तों राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या चुने गए? ये राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अनिल चौधरी। और वैभव गहलोत की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप सभी जानते हैं आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत है। और इनके द्वारा ही दोस्तों हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम जो जयपुर के चौक गांव में बनाए जाने के लिए घोषणा की थी। आइए बात करते हैं इसी के संदर्भ में अन्य चर्चाओं को लेकर। तो देखिएगा, यह है आपके सामने जनार्दन सिंह, इनको हाल ही में पुनः नियुक्त किया गया। चलिए दोस्तों, राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान में हाल ही में दोस्तों एक शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में है, उसको थोड़ा सा लेते हैं। देखिए चर्चा में कौन सा शब्द है? हॉर्स ट्रेडिंग। ये शब्द काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। आपको बताना है हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में राजस्थान के अंदर 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए। उसके अलावा दोस्तों हॉर्स ट्रेडिंग का सामान्य अर्थ अगर मैं कहूं तो एमएलए की खरीद फरोख्त की खरीद। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भी हॉर्स ट्रेडिंग की घटना देखी गई थी, ध्यान रखें। तो दोस्तों हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है घोड़ों की खरीद, यानी एमएलए को क्या किया जाता है दोस्तों, दूसरी पार्टी वाले खरीद कर मुख्य रूप से अपने अंदर मिला लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसी प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि राजस्थान के 22 विधायक है, उनको दिल्ली के अंदर क्या कर दिया गया है दोस्तों, उनको दिल्ली के अंदर एक होटल के अंदर मुख्य रूप से बंद करके उनका फोन स्विच ऑफ करके उनके साथ समझौता किया जा रहा है। इस प्रकार की चर्चाएं राजस्थान के अंदर चल रही है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है गाइस तो एक बार उसको लाइक करके बताइए कि सेशन बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर के पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। दोस्तों आपको बताना है सिंगापुर के हाल ही में पुनः प्रधानमंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, किसे निर्वाचित किया गया है, बताइए जल्दी से जल्दी सही आंसर।
ली सी लुंग, एमादगॉन कुलिबली, जिन कैक्टस या माइकल मार्टिन? सही आंसर बताइए, इसका क्या होगा सही आंसर? साथियों जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर बताएं। चलिए, इसका सही आंसर है ली सी लुंग। दोस्तों 2004 से ये प्रधानमंत्री है और पुनः इनको हाल ही में 90% वोटों से वोट प्राप्त हुए और ये पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। दोस्तों सिंगापुर की अगर बात आई है तो जानते हैं सिंगापुर के बारे में और जानेंगे ली सी लुंग के बारे में। उससे पहले आप मुझे बताइए दोस्तों, इसके अंदर जो अन्य ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप मुझे बताइए माइकल मार्टिन कहां के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जल्दी से जल्दी आंसर दें। माइकल मार्टिन, बिल्कुल दोस्तों, कुछ मेरे साथी सही आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल। तो दोस्तों अगर मैं माइकल मार्टिन की बात करूं तो ये हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जिन कैक्टस की अगर बात करें, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। एमादगॉन कुलिबली, दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले ही हमने बात करी, यानी कल के सेशन में ही मैंने कहा था, आइवरी कोस्ट के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। और ली सी लुंग कहाँ के बन गए हैं? वो पुनः चुने गए हैं कहाँ के दोस्तों? सिंगापुर के। आप मुझे बताइए सिंगापुर की राजधानी कहाँ स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी के बारे में बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल कुछ मेरे साथी सही आंसर बता रहे हैं। सिंगापुर की राजधानी है साथियों सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर सिटी, ये सिंगापुर की राजधानी है। सिंगापुर की अगर बात करूं दोस्तों तो APEC जिसको लेकर हमने चर्चा की थी दोस्तों, अपेक का जो हेडक्वार्टर है वो भी सिंगापुर सिटी के अंदर ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, हमने ये बात करी थी इससे पहले वाले सेशन में। यानी एशिया प्रशांत इकोनॉमिक जो कॉर्पोरेशन है उसकी स्थापना भी कहाँ हुई दोस्तों? 1989 में सिंगापुर, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर सिटी के अंदर ही है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं 2019 की, तो भारत को 2019 में सबसे ज्यादा FDI भेजने वाला देश भी कौन सा था? वो था आपका सिंगापुर। यानी कि दोस्तों फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज्यादा भारत को किस देश से प्राप्त हुआ? वो सिंगापुर से ही प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं सिंगापुर के बारे में अन्य जानकारियों के संदर्भ में। देखते हैं सिंगापुर कहाँ अवस्थित है और कौन है ली सी लुंग। तो आपके सामने है ली सी लुंग, ध्यान रखिए। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, इनकी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इनकी पार्टी है पीपुल एक्शन पार्टी। इनकी पार्टी का नाम क्या है साथियों? पीपुल एक्शन पार्टी, ये इनकी पार्टी का नाम है, ध्यान रखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो आपके सामने है ये सिंगापुर का मैप। दोस्तों चलिए सिंगापुर की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, आप सभी को पता होगा दोस्तों यहां पर स्थित है भारत, और भारत के इधर दोस्तों हम म्यांमार की बात करें, कंबोडिया की बात करें, है ना, यहीं स्थित है आपका सिंगापुर, जिसकी राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी है, ध्यान रखिए। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों, यहाँ पर एक रेखा जाती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और उसके बारे में क्वेश्चन आया था कि भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम राजधानी एशिया महाद्वीप में किसकी है? तो वो सिंगापुर सिटी ही है दोस्तों, याद रखिएगा। किसकी है? सिंगापुर सिटी की। तो दोस्तों ये थी जानकारी मुख्य रूप से इस क्वेश्चन के बारे में, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश के अंदर पूर्ण रूप से गोल्डन, यानी कि दोस्तों गोल्डन होटल का निर्माण किया गया? गोल्ड होटल का निर्माण कहाँ किया गया दोस्तों? वियतनाम के अंदर। और वियतनाम के अंदर ही दोस्तों हाल ही में एक शिव प्रतिमा मुख्य रूप से समुद्र के अंदर से प्राप्त की गई है, याद रखिए। आइए दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, बेहतरीन लगा हो तो एक बार थंब करके बताइए, बोल भारत माता की।